आर्यन की आवाज सुनकर पूर्वी भागकर तन्मय के पास आई। जैसे ही वह तन्मय के पास आई, वह देखती है तन्मय की आंखें बंद है। उसे ऐसे देखकर पूर्वी परेशान भरी आवाज में आर्यन से कहती है, आर्यन इन्हें क्या हुआ है? यह अपनी आंखों को क्यों नहीं खोल रहे हैं? इन्हें कहो ना उठने को। पूर्वी की बात सुनकर आर्यन तन्मय को ठीक से खड़ा किया, फिर पूर्वी को देखकर कहने लगा, भाभी तन्मय को गोली लगी है और उसके हाथों से लगातार खून बह रहा है, हमें जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ये कहकर वह तन्मय को सहारा देते हुए उस स्टेशन से बाहर निकलने लगा। पूर्वी जब आर्यन की बात को सुनती है तो वह भी जल्दी से उसके साथ जाने लगी। वहीं अनुराधा उन तीनों को जाते हुए देखकर आगे जैसे ही कदम बढ़ाई, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर किसी के हाथ को महसूस होते हुए देखकर अनुराधा पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि वहां पर पीके का सबसे खास आदमी था, जो हर समय पीके के पास रहकर हर खबर लाकर देता है। जब उस आदमी ने अनुराधा को देखा तो वह अनुराधा को देखते हुए कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं था तुम यहाँ आओगी। जैसे ही मुझे पता चला तुम भी यहाँ आई हो तो मैं फौरन तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। बॉस ने मुझे भेजा है तुम्हें कुछ बताने के लिए। वैसे तुम यहाँ क्यों आई हो ये तो मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तन्मय की सेफ्टी के लिए तुम्हें उसके पास रखा गया है और उसी वजह से तुम उसकी सेफ्टी के लिए उसके साथ यहाँ आई हो। लेकिन मैं ये देखकर बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुमने उसकी मदद नहीं की। अगर तुम उस समय उसकी मदद करती तो तन्मय और उसके पूरे परिवार की नज़रों में और अच्छी नाती, फिर तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत आसान होता। जब सबके दिल में तुम्हारे लिए जगह बन जाता तो तुम बड़े आराम से उन सभी को धोखा दे सकती थी। उस आदमी की बात सुनकर अनुराधा घबराते हुए कहती है, मैं तन्मय को बचाने आया होता, लेकिन उस बीच में तुम्हारा आदमी इनोसेंट, मेरा मतलब पूर्वी को पकड़ लेता, जिस वजह से मेरे को मौका ही नहीं मिलता। अनुराधा की बात सुनकर वो आदमी कंफ्यूज होकर कहता है, पूर्वी क्या ये तन्मय की दूसरी पत्नी है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं तन्मय की पहली पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। तन्मय ने दूसरी शादी भी कर ली है। सच सच बताना, क्या ये वही लड़की है? क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं ये बात किसी और से नहीं पूछ सकता हूँ। जिनको ये बात पता थी उसको उस पूर्वी ने मार दिया। उस आदमी की बात सुनकर अनुराधा चैन की सांस लेती है। उसे यह जानकर खुशी हुआ कि जिस आदमी को पूर्वी के बारे में पता था वह आदमी मर चुका है। अब वो बड़ी आसानी से अपने सामने खड़े आदमी को झूठ कह सकती है। ये सोचकर अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती है, यो अम्मा, क्या तुमको लगता वह लड़की तन्मय का पत्नी होता? जहां तक मैं तन्मय को जानता वह अपनी पत्नी को कभी भी ऐसे बंदूक चलाने नहीं देता, तो तुम खुद सोचता कैसे तन्मय की पत्नी तुम्हारा आदमी को मारता? मेरे को लगता वह तन्मय का बॉडीगार्ड होता। अनुराधा की बात सुनकर वह आदमी गहरी सांस लेकर कहता है, चलो ये तो अच्छी बात है, अगर वह लड़की तन्मय की पत्नी नहीं है तो वह लड़की बच गई। लेकिन अगर वह लड़की तन्मय की पत्नी निकली तो उसके साथ साथ में तुम्हें भी मार दूंगा, क्योंकि बॉस का ऑर्डर है तन्मय का जितना भी रिश्ता है उन सब के बारे में उनको खबर मिलती रहनी चाहिए। उस आदमी की बात सुनकर अनुराधा उसे देखते हुए कहती है, तुमको क्या लगता मैं तुमसे झूठ कहता? मेरे को पता होता पीके कितना खतरनाक इंसान, तो मैं कैसे उसको धोखा देता? वैसे तुम मेरे को यहाँ क्यों रोकता? अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका होता तो मैं उन तीनों को क्या जवाब देता? अनुराधा की बात सुनकर वो आदमी को याद आया वह किस काम के लिए उसके पास आया था। ये सोचकर वो अनुराधा से कहता है, अरे हाँ, पीके सर ने मुझे कहा है तुम्हें बताने के लिए। तन्मय के केबिन में एक नीले रंग की फाइल है जो हमारे बॉस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे बॉस का ऑर्डर है तुम तन्मय की कंपनी जाकर उस फाइल में जितने भी पेपर है उन सब का फोटो निकालकर उन्हें भेजो। और यह काम तुम्हें 2 दिन के अंदर करना है, क्योंकि इन 2 दिन के अंदर अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हें पता ही है हमारे बॉस तुम्हारे साथ क्या करेंगे।
उस आदमी की बात सुनकर अनुराधा कंफ्यूज होकर कहती है, ये तुम क्या कहता, मैं ये कैसे करता, तन्मय का कंपनी में बहुत सिक्योरिटी होता और ऐसे में अगर मैं वहां जाकर उस फाइल को ढूंढने की कोशिश करता तो मैं पकड़ा जाता। अनुराधा की बात सुनकर वो आदमी उसे देखते हुए कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, जितना मैंने तुम्हें कहा है वो करके ही आना, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि हमारे बॉस कह रहे हैं। और यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो, बॉस का कहा हुआ हर एक बात लकीरों की तरह होता है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ, इससे पहले कि कोई हमें एक साथ देख ले, ये कहकर वह आदमी वहां से चला गया। उस आदमी को वहां से जाते हुए देखकर अनुराधा उदास होकर खुद से कहती है, आयो रामा, मैं अब क्या करता, अगर मैं पीके का काम नहीं करता तो वह मेरे इज्जत का धज्जियां उड़ाता, साथ ही मेरा पूरा परिवार खत्म कर देता, और अगर मैं उसका काम करता तो इधर में तन्मय के नजरों में गिरता। ये सोचकर अनुराधा को ख्याल आया कि वह उन तीनों के पास गई ही नहीं, उसे तो अभी उन तीनों के पास होना चाहिए। ये सोचकर वह जल्दी से स्टेशन से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद हॉस्पिटल आते आते तन्मय को होश आ गया था, जिस वजह से डॉक्टर उसके हाथों की पट्टी कर रहे थे। हालांकि डॉक्टर ने तन्मय से कहा था कि वो उसे बेहोश करके हाथों में लगी गोलियों को निकालेंगे, लेकिन तन्मय ने डॉक्टर से साफ मना कर दिया, जिस वजह से डॉक्टर को उसे ऐसे ही इलाज करना पड़ा। पूर्वी भी तन्मय की बात को सुनकर हैरान थी। उसने तो कई बार तन्मय से कहा भी था डॉक्टर की बात मान लेने को, लेकिन तन्मय ने उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। जब डॉक्टर ने तन्मय के हाथों पर पट्टी कर दिया तो वह तन्मय को देखकर कहने लगा, तन्मय सर, अभी तो मैंने पट्टी कर दी है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। इस पट्टी पर पानी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके हाथों पर गोली लगी है और घाव बहुत गहरा है। डॉक्टर की बात सुनकर तन्मय उसे एक नजर देखा, फिर बेड से उठते हुए कहा, मुझे भी अच्छे से पता है, वैसे भी ये पहली बार नहीं है, बहुत बार मुझे गोली लग चुकी है। ये कहकर तन्मय गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। तन्मय को गुस्से में जाते हुए देखकर पूर्वी उसका पीछा करते हुए कहती है, आप अकेले कहाँ जा रहे हैं, मैं भी आपके साथ है। तन्मय ने जैसे ही पूर्वी के बातों को सुना तो उसका कदम वहीं रुक गया। वो एक नजर पीछे मुड़कर पूर्वी को देखा, फिर गुस्से में कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था मेरे साथ आने को, जब तुम मेरे साथ नहीं आई थी तो मेरे साथ जा भी नहीं सकती हो, दूर रहो मुझसे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये कहकर तन्मय गुस्से में वहां से चला गया। तन्मय की बात सुनकर आर्यन, अनुराधा और पूर्वी तीनों ही हैरान थे। उन दिनों को हैरानी सबसे ज्यादा इस बात पर हो रही थी कि अचानक से तन्मय इतने गुस्से में क्यों है। जब आर्यन ने तन्मय को इतने गुस्से में देखा तो वह पूर्वी के पास आकर कहा, भाभी, मुझे लग रहा है अभी आपको अनुराधा के साथ घर जाना चाहिए, मैं तन्मय के पास जा रहा हूँ। मैं पता करने की कोशिश करता हूँ आखिर उसे क्या हुआ है, क्योंकि सुबह से तो वो बहुत अच्छे मूड में था, अचानक से उसका मूड कैसे खराब होगा यह मुझे भी समझ नहीं आया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसके साथ हूँ तो उसका ध्यान रखूंगा। ये कहकर आर्यन तन्मय के पीछे चला गया। आर्यन की बात सुनकर पूर्वी एकटक दरवाजे की तरफ देखती रह गई, जहां से तन्मय अभी अभी बाहर निकला था। जब अनुराधा देखती है कैसे पूर्वी के आंखों में आंसू आ गए हैं, तो वह उसके पास आकर धीरे से कहती है, इनोसेंट सुंदरी, में जानता हैंडसम मैन तुम पर गुस्सा करता तो तुमको बुरा लगता, लेकिन तुम उसके बातों का बुरा मत मानो, हो सकता तुम बिना उसको बताएं उसके पास जाता तो उसको उसी बात का बहुत गुस्सा आता। अभी तुम मेरे साथ घर चलता, घर जाकर तुम अपने पति से अच्छे से बात करता, फिर अपना झगड़े को खत्म करता।
अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी उसे देखते हुए कहती है, तुम सही कह रही हो अनुराधा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसी बात हुई ना तो मैं उनसे माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझसे नाराज है, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जल्द से जल्द मैं उनकी नाराजगी खत्म करके रहूंगी। ये कहकर पूर्वी अनुराधा के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। इधर तन्मय कार में चुपचाप बैठा हुआ था। जब आर्यन कार के अंदर आया तो उसने देखा तन्मय अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तन्मय को ऐसे बैठे हुए देखकर आर्यन गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम भाभी पर गुस्सा करके क्यों आ गए? तुमने देखा नहीं उनके चेहरे पर कितनी परेशानी दिख रही थी। उनको तुम्हारी फिक्र हो रही थी और तुम हो कि उन पर ही गुस्सा करके आ गए। आर्यन की बात सुनकर तन्मय धीरे से अपनी आंखों को खोला, फिर उसे देखते हुए कहा, तो मैं क्या करता? तुम्हें अंदाजा भी है उसने क्या किया है? वो बंदूक उठाकर इतने सारे आदमियों पर बंदूक चलाई है। मैं एक माफिया हूँ, तुम भी उसी कैटेगरी में आते हो। मैं और तुम अगर यह काम करेंगे तो ये हमारे लिए कोई इल्लीगल काम नहीं है। हमारे बॉडीगार्ड को लाइसेंस मिलता है ये सब करने का, लेकिन पूर्वी उसने एक नहीं बहुत सारे लोगों को मारा है। मैं जानता हूँ पूर्वी उस समय मुझे बचाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम सोच रहे हो अगर पीके नजरों में पूर्वी आ जाएगी तो फिर क्या होगा? वह पीके मुझसे पहले पूर्वी को मारने का प्लान बनाएगा या पूर्वी को मार भी देगा। तन्मय की बात सुनकर अब जाकर आर्यन को एहसास हुआ क्यों तन्मय पूर्वी से नाराज है। हालांकि तन्मय की बात कहीं ना कहीं उसे भी सही लगी। पूर्वी को बंदूक नहीं चलाना चाहिए था। वह तो एक माफिया है और वह दोनों ये काम अच्छे से कर सकते थे। लेकिन पूर्वी एक नॉर्मल इंसान है और ऐसे में अगर वह किसी पर बंदूक चलाएगी तो उस पर इलीगल केस चल सकता है। ये सोचकर आर्यन गहरी सांस लेकर कहता है, देखो मैं जानता हूँ पूर्वी भाभी ने जो किया है वो गलत है, लेकिन उस समय उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। तुमने देखा नहीं जब तुम्हें गोली लगी तो कैसे पूर्वी भाभी जोश में आ गई थी। अगर उस समय मैं खुद उन्हें रोकने जाते ना तो वह नहीं रुकती, क्योंकि उन्हें उन सबको मारना था जो तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा था। आर्यन की बात सुनकर तन्मय गुस्से में कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम भूल चुके हो बचपन समीर ने भी ऐसा ही कुछ किया था। बस फर्क इतना है समय किसी मासूम पर बंदूक चलाया था और पूर्वी मेरे दुश्मनों पर। समीर ने जो गलती की थी उसकी सजा तो मैंने बचपन में ही उसे दे दिया था, लेकिन पूर्वी को मैं क्या करूँगा? मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। पूर्वी को एहसास दिलाना पड़ेगा उसने जो किया है ना वो गलत था। ये कहकर तन्मय वापस से अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऑडियो बाय साकिर JX07। तन्मय की बात सुनकर आर्यन उसे देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है पूर्वी भाभी ने जो किया है ना वह सही था। अगर पूर्वी भाभी की जगह दादी माँ होती है या फिर हमारी माँ होती तो वह भी यही करती, क्योंकि कोई भी तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता है। आर्यन की बात सुनकर तन्मय वापस अपनी आंखों को खोला, फिर उसे देखते हुए कहने लगा, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता हूँ पूर्वी आगे चलकर कभी भी इस तरह का काम करे। ये हमारा काम है और हम ये काम करें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दादू को पता चला पूर्वी ने क्या किया है तो वह काफी गुस्सा होंगे। दादी तो ऑलरेडी पूर्वी से नफरत करती है, लेकिन दादू पूर्वी को पसंद करते हैं। पूर्वी के बारे में जब उन्हें ये पता चलेगा पूर्वी ने बंदूक उठाकर दुश्मनों पर वार किया था तो दादू भी उससे नफरत करने लगेंगे। तन्मय की बात सुनकर आर्यन ने बस उसे एक नजर देखा। वह जानता था इस समय तन्मय को कुछ समझाना बेकार है। ये सोचकर वह सीधे घर के लिए वहां से निकल गया। अनुराधा पूर्वी को लेकर टैक्सी में बैठ चुकी थी। जब अनुराधा देखी पूर्वी का शरीर कांप रहा है तो वह हैरान होकर पूर्वी के हाथ को पकड़ के कहती है, इनोसेंट सुधरी, तुमको क्या होता? तुम इतना कांपता क्यों?
अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी डरते हुए कहती है, मैंने जिंदगी में पहली बार बंदूक उठाकर लोगों पर हमला किया है। जब जब मेरे मन में ये ख्याल आता है तो ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लगने लगता है। मैंने आज तक कभी भी किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा है, पर ना जाने क्यों जब से मैं बंदूक चलाकर आई हूँ तब से मुझे एक डर सा लगने लगा है। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा समझ गई थी इस समय पूर्वी पर क्या बीत रही होगी। वो बहुत अच्छे से जानती थी पूर्वी एक नाजुक सी लड़की है जो कभी भी एक मच्छर तक को मारना पसंद नहीं करती है। और आज उसने तन्मय को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों को मारा है, जो एक तरफ से इलीगल काम भी है। ये सोचकर अनुराधा खुद से कहती है, शुक्र होता मैं उस आदमी को ये कहता कि पूर्वी बॉडीगार्ड होता। अब पूर्वी पर कोई केस भी नहीं चलता, क्योंकि हर बॉडीगार्ड के पास एक लाइसेंस होता। मैं तो पूर्वी को बचा लेता, लेकिन फिर भी मेरे को कैसे भी करके उस पीके से पीछा छुड़ाना पड़ता। ये सोचकर अनुराधा पूर्वी से कहती है, तुम इतना काहे डरता? मैं जानता तुमसे बहुत बड़ा गलती होता, लेकिन तुम अगर इतना डरता तो तुम्हारा तबीयत खराब होता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी घबराते हुए कहती है, मैं क्या करूं, मुझे अब पछतावा हो रहा है। मैंने ऐसा क्यों किया? उस समय जब मैं तन्मय जी को दर्द में देखी ना, तो ना जाने क्यों मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे मैं अभी जाकर उन सब को जान से मार दूं। पता नहीं क्यों अचानक से मेरे मन में ऐसा ख्याल आ गया था। तुम्हें पता है, आज तक कभी भी मेरे मन में ऐसा ख्याल नहीं आया था। ना ही कभी पापा को लेकर, ना ही कभी माँ को लेकर, और ना ही कभी पृथ्वी को लेकर। यह कहते ही पूर्वी चुप हो गई। पूर्वी के मुंह से पृथ्वी का नाम सुनकर अनुराधा समझ गई थी, यह वही आदमी है जो पूर्वी को धोखा दिया है। क्योंकि तन्मय ने उसे कहा था, पूर्वी को धोखा देने वाले आदमी का नाम पृथ्वी है, लेकिन उसे यह नहीं पता है पृथ्वी ने किस तरह से धोखा दिया है। ये सोचकर अनुराधा पूर्वी से कहती है, अयो अम्मा इनोसेंट सुंदरी, तुम कितना परेशान होता। तुमको उस समय ऐसा इसलिए लगता क्योंकि तुमको तुम्हारा पति से प्यार होता। मेरी दादी बोलता, जब किसी इंसान को किसी से प्यार होता तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। और तुम्हारा भी वही हाल होता। तुम्हारा बात सुनकर तो मेरे को यही लगता तुमको सच में तुम्हारा पति से प्यार होता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि यह बात वह भी जानती थी। उसे तन्मय से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। तन्मय बस उसका पति है, और इसी सम्मान के साथ वो उसके साथ रहती है। ये सोचकर वह अनुराधा को देखकर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ। मेरी शादी उनसे हुई है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है तो तुम बस ये सब के बारे में मत बोलो। पूर्वी को गुस्से में देखकर अनुराधा गहरी सांस लेती है। उसे ये तो पता था पूर्वी को तन्मय से प्यार हो चुका है, लेकिन पूर्वी मानना नहीं चाहती हैं। ये सोचकर वह पूर्वी को देखते हुए कहते हैं, तुमको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे चलकर तुमको खुद एहसास होता, मैं जो कहता वह बिल्कुल सच कहता। अनुराधा ने जैसे ये कहा तभी टैक्सी ड्राइवर टैक्सी को आहूजा मेंशन के पास में रोका। अनुराधा ने देखा टैक्सी रुक चुका है तो वह चुपचाप टैक्सी से बाहर निकल गई। पूर्वी भी टैक्सी से बाहर निकल गई थी। उसने एक नज़र अनुराधा को देखा, फिर चुपचाप घर के अंदर चली गई। उसका मूड काफी खराब हो चुका था अनुराधा की बातों को सुनकर, खास करके प्यार जैसा शब्द सुनकर। पूर्वी घर में आते ही सीधे अपने कमरे में आई तो उसका नजर तन्मय पर गया, जो अपनी आंखों को बंद करके रेहान के बगल में लेटा हुआ था। तन्मय को घर में देखकर पूर्वी उसके पास आई। वह जानती थी तन्मय इस समय सोया नहीं होगा। ये सोचकर वह तन्मय के बगल में बैठती है, फिर उसके चोट लगे हाथ को छूते हुए कहती है,
क्या आपको दर्द भी हो रहा है? पूर्वी की आवाज सुनकर तन्मय ने अपनी आंखों को धीरे से खोला। जैसे ही वह आंखों को खोला उसका नजर पूर्वी पर गया, जो परेशान भरी नजरों से उसके चोट को देख रही थी। पूर्वी को परेशान देखकर तन्मय तुरंत अपने हाथों को पीछे खींचते हुए गुस्से में कहा, जितना दर्द मुझे गोली लगने पर नहीं हुआ है, ना उतना दर्द तुम्हारी हरकतों को देखकर हुआ है। तुम्हारी भलाई इसी में है। फिलहाल के लिए मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना है। दोस्ती का हाथ बढ़ाई थी ना? क्या दोस्ती में झूठ बोला सही होता है? क्या दोस्ती में बिना कुछ बताए किसी का पीछा करना सही होता है? तुमने आज जो किया है ना, इस वजह से मुझे तुमसे नफरत हो रही है। इससे पहले कि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए, प्लीज यहाँ से चली जाओ। ये कहकर तन्मय अपनी नजरें पूर्वी से फेर लिया, फिर आंखें बंद करके रेहान को पकड़कर सोने की कोशिश करने लगा। जब पूर्वी तन्मय में की हरकतों को देखी तो उसे काफी बुरा लगा। वह जानती थी तन्मय का नाराज होना सही है, लेकिन ना जाने क्यों उसकी नाराजगी उसे पसंद नहीं आ रही थी। ये सोचकर पूर्वी चुपचाप वहां से उठी, फिर दूसरे साइड पर जाकर लेट गई। तन्मय का चेहरा पूर्वी तरफ था और पूर्वी लेटे समय भी तन्मय को ही देखे जा रही थी। तन्मय की आंखें तो बंद थी, लेकिन उसे समझ आ गया था पूर्वी उसे ही देख रही है, तो वह बिना आंख खोले दूसरी तरफ मुड़कर सो गया। ये देखकर पूर्वी अपने बेटे रेहान को देखने लगी। तन्मय की नाराजगी पूर्वी को बुरा फील करवा रही थी और आज अनुराधा के कहे हुए बात को याद करके पूर्वी को और ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा टैक्सी ड्राइवर को पैसे देकर जैसे ही घर के अंदर जाने लगी, तभी गार्डन में ही किसी ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। एक पल के लिए तो अनुराधा डर गई थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा उसको पकड़ने वाला कोई और नहीं आर्यन, तो वह चैन की सांस लेती है। लेकिन दूसरे ही पल अनुराधा गुस्से में आर्यन को देखते हुए कहती है, डेविल मैन, तुम्हारा हरकत देखकर मेरे को लगता तुम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऐसे कोई किसी को कैसे पकड़ता? अनुराधा की बात सुनकर आर्यन उसके हाथ को छोड़ा, फिर गहरी सांस लेकर कहने लगा, मैं आज तुमसे कोई झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मुझे बस तुम्हें कुछ बताना है। देखो अनुराधा, मुझे यह अच्छा लगा कि तुम पूर्वी भाभी को अकेला छोड़कर घर पर नहीं रही थी, बल्कि उनके साथ हमारे पीछे आ गई थी। वो आकर तुमने सब कुछ देखा, यहाँ तक कि पूर्वी भाभी कैसे सारे दुश्मनों पर हमला कर रही थी, तुमने ये भी देख लिया। तो मैं बस ये चाहता हूँ तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैं जानता हूँ तुम इंस्पेक्टर हो और इंस्पेक्टर का काम होता है जो लोग बुरा काम करते हैं उसे जेल में बंद करना। लेकिन पूर्वी भाभी ने कोई बुरा काम नहीं किया है। वो हम सबकी जान बचाने के लिए जल्दबाजी में बंदूक उठा ली थी। तुम इंस्पेक्टर होकर वहां ये सब देख चुकी हो, इसीलिए मुझे थोड़ा डर हो गया कहीं तुम पूर्वी भाभी पर केस ना कर दो। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। उसे ये देखकर काफी अच्छा लग रहा था। उसकी बहन का देवर इतना अच्छा है जो उसके बारे में इतना सोच रहा है। ये सोचकर अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती है, डेविल, मैंने तुमको जितना डेविल समझता तुम उतना डेविल नहीं होता। और तुम फिक्र नहीं करता। मैं इनोसेंट सुंदरी पर कोई भी केस नहीं करता, भले ही मैं वहां रहकर सब कुछ अपनी आंखों से देखता। लेकिन मैं सिर्फ इनोसेंट सुंदरी को बंदूक उठाते हुए नहीं देखता, बल्कि वह सब कुछ देखता जो मेरे को देखना होता। इसलिए मैं वही सोच लिया होता कि तुमसे मिलते ही मैं तुमको बोलता कि तुम ये बात हम चारों के अलावा कहीं भी किसी को नहीं बताता। और हाँ, एक जरूरी बात, भले ही इनोसेंट सुंदरी सबको मारता, लेकिन कुछ ऐसा आदमी होता जो इनोसेंट सुंदरी को देखकर वहां से भागता। तुमसे अगर कोई पूछता इनोसेंट सुंदरी तुम्हारा कौन लगता, तो
तुम उसको सिर्फ एक ही बात कहता, इनोसेंट सुधरी तुम सबके ग्रुप का बॉडीगार्ड होता, क्योंकि बॉडीगार्ड के पास एक लाइसेंस होता जिससे उसको कोई भी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर वो पी के पुलिस को लेकर इनोसेंट सुंदरी के पास आता तो तुम या फिर कोई और उसको यह नहीं बताता इनोसेंट सुंदरी तुम लोगों के फैमिली का हिस्सा होता, बल्कि तुम उसको यही कहता कि इनोसेंट सुंदरी तुम्हारा और तुम्हारे पूरे परिवार का खास बॉडीगार्ड होता जिसको सबसे पावर लाइसेंस मिलता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन हैरान होकर कहता है, नाइस आइडिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं चाहूँ तो पूर्वी भाभी का नकली लाइसेंस बनवा सकता हूँ, और अगर कभी भी पी के पुलिस को हमारे घर भेजेगा भी तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि पूर्वी भाभी हमारी बॉडीगार्ड है। वाह, तुम्हारा सच में दिमाग बहुत तेज चलता है। तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अब मैं बेफिक्र होकर अपना काम कर सकता हूँ, वरना जब से हॉस्पिटल से घर आया हूँ तब से मेरे अंदर एक डर सा गया है। एक तो तन्मय भी पूर्वी भाभी से नाराज हो चुका है और दूसरा मुझे डर था कहीं इन सब के चक्कर में पूर्वी भाभी को नुकसान ना हो। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा अपने बाल को उठाते हुए कहती है, देखा देखा मैं तुमको कहता मेरा दिमाग बहुत तेज होता, लेकिन तुमको ही मेरा बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही तुमको समझ तो आता। चलो अब मैं कमरे में जाता, वैसे भी 2 घंटे बाद सुबह होता और इससे पहले कि घर में कोई भी हमें जगते हुए देखता और ढेर सारा सवाल करता उससे पहले मैं यहाँ से निकलता। ये कहकर अनुराधा जल्दी से वहाँ से चली गई। अनुराधा को जाते हुए देखकर आर्यन हंसते हुए खुद से कहता है, पागल लड़की कभी भी शांति से बात नहीं कर सकती है, जब देखो बकबक करती रहती है। ये कहकर अर्जुन मुस्कुराते हुए घर के अंदर चला गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। पूर्वी जब किचन से आकर अपने कमरे में आई तो उसने देखा तन्मय मिरर के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा है। ये देखने के बाद पूर्वी कबर्ड के पास आई, फिर तन्मय का टाई निकालकर उसे देने लगी। तन्मय मिरर के जरिए ही पूर्वी को देख चुका था, लेकिन जैसे ही उसने देखा पूर्वी उसे टाई दे रही है तो वो उसे इग्नोर करके टेबल पर रखे अपने निकाले हुए टाई को पहना, फिर चुपचाप रूम से बाहर निकल गया। तन्मय को ऐसे इग्नोर करके जाते हुए देखकर पूर्वी की आंखों में आंसू आ चुके थे। कल से जब तन्मय उसे इग्नोर कर रहा है तब से उसे काफी बुरा लग रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए उसे तन्मय की नाराजगी खत्म करनी थी और उसके लिए उसे जो करना पड़ेगा वह सब कुछ करेगी। ये सोचकर पूर्वी चुपचाप कमरे से बाहर निकली। जैसे ही पूर्वी हॉल में आई, उसने देखा तन्मय सोफे पर बैठकर कॉफी पी रहा है, वहीं रेहान अनुराधा के साथ बैठकर खेल रहा है। इस समय वहां पर आर्यन, भूमि, अनुराधा के अलावा दूसरा कोई भी परिवार नहीं था। जब पूर्वी ने ये देखा तो वह तन्मय के पास आकर कहती है, रेहान को स्कूल छोड़ने के लिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। तन्मय पूर्वी की बातों को सुन तो लिया था, लेकिन उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था। जब पूर्वी देखती है कैसे तन्मय उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर रहा है तो वो उसके बगल में बैठकर गुस्से में कहती है, आप मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुझे इग्नोर करेंगे। पूर्वी की बात सुनकर तन्मय कॉफी पीते पीते रुक गया, फिर आर्यन को देखकर कहने लगा, आर्यन इसे कह दो मुझसे बात करने की कोशिश ना करें, और इसे स्कूल जाना है तो ये खुद रेहान को लेकर स्कूल चली जाए, मैं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ये कहकर तन्मय कॉफी का मग टेबल पर रखा, फिर गुस्से में उस जगह से उठकर चला गया। तन्मय को ऐसे गुस्से में जाते हुए देखकर पूर्वी को काफी बुरा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करें जिससे तन्मय की नाराजगी खत्म हो जाए। अनुराधा, आर्यन, भूमि भी तन्मय की हरकत को देखकर हैरान थे, क्योंकि उनको एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जब पूर्वी उसके बगल में बैठी हुई थी तो वह आर्यन से क्यों कह रहा था,
पूर्वी को बोलने के लिए वो खुद भी तो बोल सकता था। रेहान जो अनुराधा के साथ खेल रहा था, जब उसने देखा कैसे उसके पापा उसकी मम्मा को डांट कर चले गए हैं, तो वह अनुराधा की गोद से उतरकर पूर्वी के पास आकर कहा, मम्मा लगता है मेरे पापा आपसे नाराज है, आपने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से पापा आपसे नाराज हो गए हैं। रेहान की बात सुनकर पूर्वी की आंखों में जो आंसू थे वह धीरे से गालों पर आ गए, लेकिन वह जल्दी से उस आंसुओं को साफ कर ली, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कोई भी उसके आंसुओं को देखे। आंसुओं को साफ करने के बाद पूर्वी रेहान को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, बेटा आपके पापा आपकी मम्मा से इसलिए नाराज है क्योंकि आपकी मम्मा ने गलत काम किया है, लेकिन आप फिक्र मत करो, आपकी मम्मा आपके पापा की नाराजगी दूर कर देगी। पूर्वी की बात सुनकर रेहान उसे देखकर मुस्कुराने लगा, तो आर्यन पूर्वी के पास आकर कहता है, चलिए भाभी हमें रेहान को लेकर स्कूल भी जाना है। वैसे तो तन्मय अकेले ही ऑफिस चला गया है, मुझे भी उसी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन अभी पहले मैं आपको स्कूल छोड़ देता हूँ। आर्यन की बात सुनकर पूर्वी हाँ में सर हिलाई, फिर उसके साथ घर से बाहर निकल गई। कुछ घंटों बाद आर्यन ने पूर्वी को स्कूल छोड़ दिया था। पूर्वी को वहां छोड़कर आर्यन ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि पूर्वी ने ही कहा था कि वह यहां से घर चली जाएगी। पूर्वी जैसे ही रेहान को लेकर स्कूल के अंदर आई, उसका नजर रूहानिका पर गया, जो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पर खड़ी थी। रूहानिका के चेहरे पर उदासी देखकर पूर्वी उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ रूहानिका, आप इतना उदास क्यों हो। पूर्वी को अपने सामने देखकर रूहानिका के होठों पर मुस्कुराहट आ गया, लेकिन जब वह देखती है उसके बॉडीगार्ड उन दोनों को ही देख रहे हैं, तो वह बॉडीगार्ड को देखकर कहती है, आप यहाँ से जा सकते हो, अब मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, क्या आप हमारे साथ स्कूल के अंदर चलोगे। रूहानिका की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड पहले तो एक दूसरे को देखता है, फिर उन बॉडीगार्ड में से एक बॉडीगार्ड रूहानिका को देखकर कहता है, नहीं बेटा, हम आपके साथ क्लास में थोड़ी ना जाएंगे, हम तो बस इंतजार कर रहे हैं आप कब अंदर जाओगे, क्योंकि आपके क्लास के अंदर जाते ही हम यहाँ से जाएंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, जब क्लास का बेल बजेगा तब ना अंदर जाएंगे, वैसे भी मेरा दोस्त यहाँ आ चुका है, अब मैं उसके साथ बातें करूंगी, आप दोनों यहाँ से जाओ। रूहानिका की बात सुनकर दोनों बॉडीगार्ड उसे देखता, फिर चुपचाप वहां से चले जाता है। बॉडीगार्ड जैसे ही वहां से गए, रूहानिका पूर्वी के पास आकर उसके पैरों से लिपट कर कहती है, छोटी मम्मी मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मैं आपके लिए एक धागा लेकर आई थी, जो मुझे गुरुजी ने दी थी जब मैं मम्मी के साथ मंदिर गई थी ना, तब गुरुजी ने कहा था ये धागा आप अपनी मम्मी को पहना देना। मैंने जब गुरुजी से पूछा ये धागा किस चीज का है, तो उन्होंने कहा कि अगर आपकी मम्मी वो धागा पहनेगी तो वह हमेशा खुश रहेगी, इसलिए मैंने उनसे वो धागा किया। उन्हें मैंने कहा कि मेरी दो मम्मा है। मैंने एक धागा अपनी मम्मी को पहनाया, दूसरा धागा मैंने अपने बैग में रखा था, लेकिन वह नहीं मिल रहा है। रूहानिका की बात सुनकर पूर्वी हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे काफी अच्छा लग रहा था। जैसे उसका बेटा है रेहान है, वैसे ही रूहानिका भी है जो उसके बारे में सोचती है। ये सोचकर पूर्वी रूहानिका के हाथों से बैग लेते हुए कहती हैं, दीजिए मैं आपकी बैग से ढूंढ देती हूँ, हो सकता है आप गलती से किसी बुक के अंदर रख दिए हो। ये कहकर पूर्वी उसके बैग को चेक करने लगी। पूरा बैग चेक करने के बाद भी पूर्वी को वह धागा कहीं भी नहीं मिला। ये देखकर उसका मन भी उदास हो गया, लेकिन अचानक से पूर्वी का नजर बैग के अंदर गया है, जहां पर एक छोटा सा चैन बना हुआ था। ऐसा लग रहा था उस बैग के अंदर वह सीक्रेट जगह है। बैग के अंदर सीक्रेट जगह को देखते ही पूर्वी तुरंत उसके चैन को खोलती है, तो उसका नजर एक लाल धागा पड़ गया। लाल धागे में 2 स्टोन भी लगे हुए थे। पूर्वी उस धागा को बैग से निकालकर रूहानिका को देते हुए कहती है,
क्या आप इस धागे की बात कर रही हो? ये तो आपके बैग में ही था, लगता है आप जल्दी जल्दी में बैग के सीक्रेट वाले जगह पर रखी थी, इसलिए आपको बाद में मिल नहीं रहा था। पूर्वी की बात सुनकर रूहानिका को याद आया, उसने तो जल्दबाजी में बैग के सबसे छोटे वाले चेन के अंदर रख दिया था, वह भी अपनी मम्मा से छुपाते हुए, ताकि कि मम्मा ना देख ले, क्योंकि लास्ट समय उसकी मम्मा ने कहा था कोई भी अनजान लोगों से मिलना नहीं है। उस धागे को देखकर रूहानिका जल्दी से पूर्वी के हाथों से धागा लेते हुए कहती है, छोटी मम्मा, गुरुजी ने मुझे दिया था, अब मैं आपको ये धागा पहनाऊंगी, क्योंकि मुझे रेहान ने बताया था आप बहुत परेशान रहती हो। अगर मैं आपके पास होती ना तो मैं कभी भी आपको परेशान होने नहीं देती, क्योंकि आपके होठों पर मुस्कुराहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप मेरी मम्मा से बिल्कुल अलग हो, आपको पता है मेरी मम्मा हर समय मुझे डांटते रहती है, कहती रहती है कि तुम बहुत जिद्दी हो गई हो, बाहर घूमती रहती हो, बाहर का खाती रहती हो, लेकिन आप बिल्कुल भी वैसी नहीं हो। भगवान जी अगर मुझसे कह देना अगर तुम अपनी मम्मा को किसकी मम्मा जैसा बनाना चाहती हो तो मैं आपका नाम लूंगी, यह कहकर वह तरह हंसने लगी। रूहानिका की बात सुनकर रेहान भी हंसने लगा। वो भी बहुत खुश हो रहा था। रूहानिका उसकी मम्मा के लिए कितना अच्छा सोचती है। वहीं पूर्वी रूहानिका की बात सुनकर अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, अगर ऐसी बात है तो लीजिए, आप धागा पहना दीजिए। वैसे जल्दी कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के क्लास का समय भी हो रहा है, आप लोग क्लास के अंदर जाओगे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पूर्वी ने जैसे ये कहा तभी क्लास के समय का घंटी बजने लगा। जैसे ही रूहानिका घंटी की आवाज को सुनी तो वह जल्दी से पूर्वी को लाल धागा बांधने लगी, उससे ठीक से धागा बंद नहीं रहा था। ये देखकर रेहान रूहानिका के पास आकर उसकी मदद करने लगा, फिर वह दोनों मिलकर पूर्वी को अच्छे से धागा बांधने लगे। जैसे ही धागा बंधा, रूहानिका और रेहान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फिर रेहान ने पूर्वी के गालों पर किस करके कहा, ओके मम्मा, अब हम जा रहे हैं, हमारा क्लास का समय हो गया है। ये कहकर रेहान रूहानिका के हाथ को पकड़ के सीधे क्लास के अंदर चला गया। उन दोनों को वहां से जाते हुए देखकर पूर्वी भी चुपचाप स्कूल से बाहर निकल गई। अब पूर्वी को वहां से घर जाना था। एक तो तन्मय उससे नाराज था, तो वह तन्मय से मिल भी नहीं सकती थी। यह सोचकर वह टैक्सी का इंतजार करने लगी। उस जगह पर टैक्सी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। टैक्सी न मिलने पर वह पैदल ही आगे की ओर चलने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही पूर्वी को यह एहसास हुआ, वह अपने कदम वहीं रोककर पीछे मुड़कर देखने लगी। तभी उसका नजर एक आदमी पर गया जो मुस्कुराते हुए उसके पास आ रहा था। पहले तो पूर्वी को लगा वह आदमी कहीं और जा रहा है, लेकिन उसकी नजरें अपने ऊपर देखकर पूर्वी समझ गई वह आदमी उसी के पास आ रहा है। ये सोचकर वह चुपचाप वहीं खड़ी रही, क्योंकि वह देखना चाहती थी वह आदमी है कौन, क्योंकि वह उस आदमी को बिल्कुल भी नहीं पहचानती थी। पूर्वी को देखकर वह आदमी ठीक उसके पास आकर खड़ा हुआ, फिर उसके चेहरे को देखते हुए कहने लगा, तुम वही लड़की हो ना जो कल स्टेशन पर बहुत सारे लोगों को मार गिराई? मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम खुद सच बताना चाहोगी या फिर मैं अपनी तरीके से सच निकलवाऊं? उस आदमी की बात सुनकर पूर्वी हैरान होकर कहती हैं, कैसा सच? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा है। पूर्वी को घबराते हुए देखकर वह आदमी हंसते हुए कहता है, यही कि तुम तन्मय के फैमिली का हिस्सा हो या फिर उसकी बॉडीगार्ड हो। मैंने तुम्हें खुद देखा था, तुम बंदूक उठाकर तन्मय के दुश्मनों पर हमला की थी। तो मुझे वही सच जानना है, तुम उसकी बॉडीगार्ड हो या फिर उसकी फैमिली के हिस्सा? उस आदमी के बात सुनकर पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसके सामने जो आदमी है वो कौन है। एक तो उस आदमी ने कहा था कल वह तन्मय के दुश्मनों को मार गिराई थी। वह सुनने के बाद ही पूर्वी का शरीर वापस से कांपने लगा। इससे पहले कि पूर्वी उस आदमी से कुछ कहती, तभी एक आदमी पूर्वी के कंधों पर हाथ रखा।
उस आदमी को देखते हुए कहा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को बीच सड़क पर रोककर उससे बात करने की। ये कहकर वो आदमी गुस्से में पूर्वी के सामने खड़े आदमी को देख रहा था। ऑडियो बाय साकिल JX07। उस लड़के की बात सुनकर पूर्वी का नजर तुरंत उस लड़के के चेहरे पर गया। उस लड़के को देखते ही पूर्वी हैरान होकर कहती हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पूर्वी की बात सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और पार्थ खुराना नाम है मेरा, जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ उसका बॉयफ्रेंड। तुमने बताया नहीं तुम यहाँ आने वाली हो, लेकिन सोचो मुझे पता चल गया। वैसे तुम्हारे सामने जो आदमी है वह है कौन? पार्थ की बात सुनकर पूर्वी को काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पार्थ ने उसे खुद का बॉयफ्रेंड बता रहा था। इससे पहले कि पूर्वी गुस्से में पार्थ से कुछ कहती, तभी उसके सामने खड़ा आदमी उन दोनों को देखते हुए कहता है, ओह ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं बेकार में तुम पर शक कर रहा था। मुझे लगा तुम तन्मय की पत्नी हो, जिसे तन्मय आहूजा हाल में ही शादी किया। शुक्र मनाओ कि तुम उसकी पत्नी नहीं हो। खैर तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तुम दोनों अपना एंजॉय करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। ये कहकर वह आदमी तुरंत वहाँ से चला गया। वह आदमी जैसे ही वहाँ से गया, पूर्वी गुस्से में पार्थ को खुशी दूर करके चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आदमी के सामने मुझे गर्लफ्रेंड कहने की? मैं तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाई हूँ। इसका मतलब यह नहीं तुम्हारी मर्जी चलती रहेगी। पूर्वी की बात सुनकर पार्थ समझ गया था। उसकी बातों को सुनकर पूर्वी को काफी गुस्सा आ रहा है। ये सोचकर वह पूर्वी से कहता है, देखो मुझे कोई शौक नहीं था ऐसे ही किसी के सामने तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाने का, लेकिन अगर मैं उस इंसान के सामने तुम्हें अपना गर्लफ्रेंड नहीं बनाता तो वह इंसान की नज़र में तुम आ जाती, फिर आगे जो तुम्हारे साथ होता जिसके बारे में तुमने भी नहीं सोचा होगा। पार्थ की बात सुनकर पूर्वी हैरान होकर कहती हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम उस इंसान को जानते हो? कौन था वह? मैं उसे नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अचानक से वह मेरे पास आकर मुझसे बदतमीजी से बातें करने लगा। पूर्वी की बात सुनकर पार्थ गहरी सांस लेकर कहता है, तुम नहीं जानो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, किसी अनजान को यह मत बताना कि तुम तन्मय आहूजा की पत्नी हो, वरना आगे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। और हाँ एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ वह आदमी कौन है, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन तुम अपने पति तन्मय आहूजा से जरूर पूछ सकती हो। वो बता दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। पार्थ की बात सुनकर पूर्वी को समझते देर नहीं हुआ। आखिर वह आदमी कौन होगा? वो समझ गई, जरूर तन्मय के दुश्मन का ही कोई आदमी है जो ये पता करने के लिए आया था कि तन्मय की जिंदगी में कौन कौन है। ये सोचकर पूर्वी पार्थ को देखते हुए कहती है, आज तुमने मेरी दोबारा मदद की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हाँ अगली बार से मेरी मदद करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि तुम मेरी मदद तो करते हो लेकिन साथ ही मेरा नुकसान भी करते हो। नुकसान का मतलब है कि तुम कहीं भी मुझे गर्लफ्रेंड बना देते हो या फिर दोस्त बना देते हो। मैं दोस्त तुम्हारी बन चुकी हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड बनाने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और यह बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। मैं अपने पति से कितना प्यार करती हूँ, तो आइंदा से किसी के भी सामने मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मत कहना, वरना आज मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार यह मुक्का तुम्हारे मुंह पर होगा। ये कहकर पूर्वी गुस्से में वहां से चली गई। पूर्वी को जाते हुए देखकर पार्थ गहरी सांस लेकर कहता है, सच कहूं तो तुम्हारे प्यार में मैं पागल हो चुका हूँ।
वैसे तो मेरा मन हुआ कि उस इंसान के सामने मैं तुम्हारा पति बनकर जाऊं। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पति भी मुझे जान से मारने का पीछे पड़ जाएगा। ये सोचकर पार्थ मुंह बनाकर वहां से चला गया। इधर तन्मय अपने ऑफिस में बैठकर ईयरफोन लगाकर किसी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने देखा कि बातें खत्म हो चुकी है तो वो अपना कानों से एयरफोन निकाला, फिर आर्यन को देखते हुए कहने लगा, वैसे तो मुझे काफी गुस्सा आ रहा है पार्थ की बातें सुनकर, लेकिन एक तरफ से अच्छा ही हुआ जो उस पीके का भेजा हुआ आदमी को ये पता नहीं चल पाया पूर्वी मेरी पत्नी है। अगर उस इंसान को ये पता चलता पूर्वी मेरी पत्नी है तो वो इंसान पूर्वी को नुकसान पहुंचाने के लिए हर समय उसके पीछे पड़ा रहता। तन्मय की बात सुनकर आर्यन गहरी सांस लेकर कहता है, वैसे तुम सही कह रहे हो। मुझे भी यह जानकर अच्छा लगा कि सही समय रहते वह जोकर वहां पहुंच गया। वैसे तो मैं सोच रहा था कि उसके जगह काश कोई और आता तो मेरे लिए और भी अच्छा होता, क्योंकि उस जोकर को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। खैर जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कम से कम उसको सही समय रहते हैं ये पता चल गया। पूर्वी भाभी के सामने जो आदमी है वो पीके का भेजा हुआ आदमी है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आया, तुम ऑफिस में बैठकर इतने आराम से उन दोनों की बातें कैसे सुन रहे हो? आर्यन की बात सुनकर तन्मय शैतान भरी नजरों से उसे देखा। फिर वह हेडफोन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आज सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तभी मैं पूर्वी के पास में जीपीएस रेडियो फिट करके आया था। मैं अब कोई दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं घर पर नहीं रहूंगा तो पूर्वी अकेले कहीं भी जा सकती है। भले ही मैं उससे नाराज हूँ, मैं उसे दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मैं उसे दिखाऊंगा ना कि मुझे उसकी फिक्र हो रही है, तो वह अपनी मनमानी करती रहेगी। वह भले ही उम्र में बड़ी हो रही है, लेकिन उसकी हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। वो बहुत जिद्दी है। उसको कुछ भी समझा लो लेकिन वो वही करेगी जो उसे सही लगेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि पूर्वी के पास में जीपीएस फिट कर देता हूँ। जब भी बाहर जाती है तो अपना वह पर्स लेकर जाती है, क्योंकि उस पर्स में पूर्वी का इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है जैसे कि फोन, आईडी कार्ड, पासपोर्ट। जब पूर्वी स्कूल पहुंची तभी मैं कानों में एयरफोन लगाया था। पहले तो मैं पूर्वी और रूहानिका की बातों को सुन रहा था। फिर अचानक से कुछ देर बाद मुझे एक ऐसा आदमी का आवाज सुनाई दिया जिसका आवाज मैं पहले भी सुन चुका था। तभी मुझे समझते देर नहीं हुआ, पूर्वी के सामने जो आदमी है, जो उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा है, वह आदमी कोई और नहीं पीके का भेजा हुआ खास आदमी है। तन्मय की बात सुनकर आर्यन गुस्से में अपना मुट्ठी बंद करके कहता है, पीके को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं कर देते हो? तुम्हारे पास इतनी बड़ी पावर है, तुम चाहो तो उस पीके को चुटकियों में खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम हो कि उसे ऐसे ही आजाद छोड़ रहे हो। आर्यन को गुस्से में देखकर तन्मय अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर लैपटॉप को ऑन करके उसके तरफ करते हुए लैपटॉप स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में 4 निशान बने हुए हैं। इसमें से पहला निशान पीके क्या शहर का है, दूसरा निशान पीके के जो साथी है उसके शहर का है, और बाकी के 2 निशान पीके इंडिया से बाहर खरीद के रखा है। इन सब को मिलाकर लाखों की भीड़ लग सकती है, और अगर ऐसे में मैं बिना सबूत को लेकर पीके को मार भी दूंगा तो जो लाखों की भीड़ है वह मेरे पूरे परिवार पर हमला कर सकती हैं। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मैं अपने परिवार को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ। इसलिए मैं अपने तरीके से उस पीके को सबक सिखाऊंगा, वह जो प्लान बनाकर अपने आदमियों को भेज रहा है, ये पता करने के लिए कि मेरे घर में कौन कौन है, अब उसका वही प्लान चौपट करूंगा।
तन्मय की बात सुनकर आर्यन कंफ्यूज होकर कहता है, मतलब तुम क्या करने वाले हो, मुझे भी बताओ, आखिर मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम मुझे ये तो बता ही सकते हो। आर्यन की बात सुनकर तन्मय हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, पीके को ये तो पता है मेरे घर में पहले कौन कौन रहता था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता है अब मेरे घर में कौन कौन रहता है। इसलिए मैं भूमि से बात किया हूँ और उससे पूछा कि क्या वह मेरी एक मदद कर सकती हैं। मैंने उसे बताया कि उसे क्या मदद करना है। पहले तो बहुत डरने लगी, लेकिन मैंने उसे समझाया डरने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ, तो वह मेरी मदद करने के लिए राजी हो गई। मेरा प्लान यह है कि भूमि एक वर्कर्स के तौर पर पीके के घर पर रहेगी और वहां पर रहकर पीके की हर खबर मुझे लाकर देगी, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। वैसे तो मैं ये काम के लिए अनुराधा को सोचा था, लेकिन फिर मुझे याद आया जब मैं स्टेशन पर गया था हमला वाले जगह पर, वहां पर कुछ लोगों ने अनुराधा को देख लिया था और पीके अनुराधा से मिल चुका है। उसे ये भी पता है अनुराधा मेरी बॉडीगार्ड है, तो मैं अनुराधा को उसके पास नहीं भेज सकता हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है भूमि एक वर्कर्स बनकर पीके के घर जाएगी, उसके यहाँ काम करने के बहाने से रहेगी और मुझे हर खबर लाकर देगी। मुझे डाउट हो रहा है पीके जरूर कोई चाल चला है जिसके बारे में मुझे पता नहीं चल पा रहा है। तन्मय की बात सुनकर आर्यन कंफ्यूज होकर कहता है, पीके जितना भी चाल चलता है वह तो हमें पता चल ही जाता है। जैसे कि अब कल की बात ले लो, कल भी उसने स्टेशन पर हमला करवाया। वो हमें हमला करवाने से पहले पता चल गया, तो फिर तुम भूमि को वहां क्यों भेज रहे हो? आर्यन की बात सुनकर तन्मय लैपटॉप का स्क्रीन को साइड किया, फिर दूसरा पिक्चर लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाते हुए कहता है, कल जो स्टेशन पर हमला होने वाला था वह सारे के सारे नकली थे, हमें जो सूचना मिली थी वह सारे के सारे झूठ थे, हमें ट्रेस किया गया है। यानी कि पीके ये सब जानबूझकर कर रहा था, क्योंकि वह देखना चाहता था मेरे साथ और कौन कौन वहां आएगा। जब मैं रात को उठकर रूम में पता करने गया तो मुझे मेरे बॉडीगार्ड से पता चला पीके जानबूझकर वहां पर नकली बम लगा रहा था और हमें ऐसा सूचना दिलवाया जिसे जानकर हमें ये पता चला कि वहां पर असली बम सेट किया गया है, जो कि जरा सा झूठ था। यानी कि पीके ये सब जानबूझकर किया था ताकि वह अपना नया चाल चल सके और हमें गुमराह कर सके। हम उसकी बातों में गुमराह हो गए और वो उसी बीच में अपना काम कर लिया। मुझे डाउट हो रहा है एक बात का, पीके किसी ना किसी को हमारे पीछे लगा रखा है, जो उसको हर खबर दे रहा है। बस मुझे उस इंसान का नाम जानना है, क्योंकि हमारे घर में आने वाले नए सदस्य बस दो ही आदमी हैं, एक अनुराधा और एक जीतू। अनुराधा इंस्पेक्टर है, ऐसा नहीं करेगी। रही बात जीतू की, तो जीतू जिस दिन आया था उसी दिन चला भी गया, क्योंकि उसे ऑर्डर मिला था। अब उसे कहीं और जाकर सेफ्टी का काम करना है। फिर हमारे घर का कोई भी फैमिली यह काम नहीं कर सकता है। मुझे लग रहा है जरूर हमारा कोई बॉडीगार्ड ऐसा है जो पीके का पैसा खा रहा है। मुझे जल्द से जल्द पता करवाना पड़ेगा आखिर वह इंसान कौन है, क्योंकि वह इंसान हमारे फैमिली के बीच में रहकर कुछ भी कर सकता है। ये कहकर तन्मय लैपटॉप बंद करके आर्यन को देखने लगा। आर्यन भी तन्मय की बात को सुनकर बहुत हैरान हो रहा था। ऑडियो बाय साकिल JX07। तन्मय की बात सुनने के बाद आर्यन गहरी सांस लेकर कहता है, ये तो बहुत बड़ा बवाल हो गया, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है। पीके इतना कुछ कर रहा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भूमि को वहां भेजने से पहले एक बार पूर्वी भाभी से पूछ लो। आर्यन की बात सुनकर तन्मय अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, नहीं, मैं पूर्वी से यह नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि भूमि ने मुझे मना किया है।
जब मैं भूमि से इस बारे में बात किया था तभी मैंने उसे कहा था वह चाहे तो पूर्वी को बता सकती है। भूमि ने मुझे कहा कि वो पूर्वी को नहीं बताना चाहती है। अगर वो पूर्वी को बताएगी तो पूर्वी कभी भी उसे जाने नहीं देगी या फिर वो भी जिद करेगी उसके साथ जाने की। यह बात तुम भी जानते हो, पूर्वी को बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं माफिया हूँ, उसे बस यही लगता है कि मैं एक पावरफुल बिजनेसमैन हूँ जो अपने दुश्मनों को बहुत अच्छे से सबक सिखाता। मैं नहीं चाहता हूँ पूर्वी को ये जरा भी पता चले कि मैं एक माफिया हूँ। उसे पता चलेगा तो वो मुझसे डर लगेगी, उसे यही लगेगा कि माफिया जो होते हैं वो बुरा काम करते हैं। वैसे भी तो दुनिया वालों को यही लगता है माफिया अच्छे इंसान नहीं होते हैं। वो हमेशा गंदे काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। लेकिन अब हम न्यूज़ में ये हमेशा कह नहीं सकते हैं कि माफिया अच्छे होते हैं। तन्मय की बात सुनकर आर्यन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, फिर से देखते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, अगर भूमि खुद राजी है तुम्हारा काम करने के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन तुम उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना, अगर कभी भी भूमि को कुछ हुआ तो हो सकता है पूर्वी भाभी को कहीं से भी पता चला तो वह तुम पर बहुत गुस्सा करेगी। आर्यन की बात सुनकर तन्मय एक नजर उसे देखा, फिर अपना फोन निकालकर उसे चलाते हुए कहने लगा, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा। मैं कभी पता चलना ही नहीं दूंगा। खैर अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, मेरी एक मीटिंग है, थोड़ी देर बाद मुझे मीटिंग में भी जाना है। तन्मय की बात सुनकर आर्यन ने एक नजर उसे देखा, फिर चुपचाप केबिन से बाहर निकल गया। वहीं इधर दूसरी तरफ आहूजा मैंशन में पूर्वी अपने कमरे में बैठकर तन्मय के बारे में सोच रही थी। तभी अनुराधा उसके कमरे के अंदर आई। अनुराधा जैसे ही कमरे में आई, उसने देखा पूर्वी परेशान बैठे हुई है। पूर्वी को परेशान देखकर अनुराधा कंफ्यूज होकर कहती है, तुमको क्या होता है इनोसेंट सुंदरी। अनुराधा की आवाज सुनकर पूर्वी अपने ख्यालों से बाहर निकली तो उसने देखा अनुराधा उसके बगल में बैठी हुई है। ये देखकर पूर्वी गहरी सांस लेकर कहती हैं, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तन्मय जी की नाराजगी खत्म हो जाए। वो मुझसे नाराज हो गए हैं और बात नहीं कर रहे हैं। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं होता, मेरा यकीन करता जब उसका मूड ठीक होता वह तुमसे खुद बात करता, वह तुमसे नाराज होता क्योंकि तुम उसका बात नहीं मानता। तुमको पता हैंडसम मैन बहुत अच्छा होता, वह दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचता, इसलिए तो कल वह मेरे को अपने साथ नहीं लेकर जाता क्योंकि उसको मेरा फिक्र होता। अगर वह मेरे को अपने साथ लेकर जाता तो हैंडसम में का दुश्मन नुकसान पहुंचता। तुमको तो खुश हो ना बनता क्योंकि तुम्हारा पति इतना अच्छा होता और तुम होता कि उदास बैठकर यहाँ पर सोचता। वैसे तुम कहता तो मैं तुमको आइडिया देता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी उदास मन से कहती है, देखो अनुराधा, मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ कहोगी कि मुझे तन्मय जी के पास जाना चाहिए, उसे मनाना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कल मेरा मैच है जिसके प्रैक्टिस के लिए मुझे अब सेंटर भी जाना पड़ेगा। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा हैरान होकर कहती है, तुम क्या कहता, तुम्हारा मैच कल ही होता, अगर ऐसा होता तो तुमको तो अभी जाकर प्रैक्टिस करना होता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी बेड से उठकर कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तन्मय जी के हाथ में चोट लगी है और डॉक्टर ने उन्हें दवाई भी दी हैं, लेकिन वह दवाई ऑफिस ले जाना भूल गए हैं। क्या तुम वह दवाई उन्हें पहुंचा दोगी। पूर्वी की बात सुनकर अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती है, बस इतना सा बात ठीक है। अगर तुम कहता तो मैं तुम्हारा काम भी बहुत आसानी से करता, तुम अपना प्रैक्टिस पर ध्यान देता, बाकी का टेंशन अपने दिमाग से निकालता। अनुराधा की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुरा कर कहती है,
हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे अभी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कल मेरा मैच है और ऐसे में मुझे किसी को सबक भी सिखाना है, जिसके लिए मुझे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम मेरे साथ चलो, पहले मुझे सेंटर छोड़ देना, फिर तुम ऑफिस चली जाना। ये कहकर पूर्वी कपड़े बदलने के लिए वॉशरूम चली गई। पूर्वी को बाथरूम जाते हुए देखकर अनुराधा खुद से कहती है, मुझे तो एक मौका मिलता हैंडसम मैन के कंपनी जाने का, लगता मेरे को उसी समय पीके का दिया हुआ काम करना पड़ता, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता, और अगर मैं पीके का काम नहीं करता तो वह कुछ भी करता। ये कहकर अनुराधा भी कमरे से बाहर निकल गई। कुछ समय बाद पूर्वी अनुराधा के साथ अपने सेंटर आ चुकी थी। जब वह वहां आई तो उसने देखा कोच पहले से ही प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये देखकर वह अनुराधा से कहती है, अनुराधा तुम याद से दवाई दे देना, और मैंने उनके लिए लड्डू बनाए हैं तो उन्हें वह भी दे देना, और कहना कि ये लड्डू दवाई खाने से पहले खा ले। ये कहकर पूर्वी जल्दी से सेंटर के अंदर चली गई। पूर्वी को सेंटर के अंदर जाते हुए देखकर अनुराधा चुपचाप वहां से निकल गई, क्योंकि अब उसे कंपनी जाकर अपना काम भी करना था। वैसे तो वह पीके का काम करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी बन चुकी थी पीके का काम करना। इधर पूर्वी जैसे सेंटर के अंदर आई, वह सामने का नजारा देखकर हैरान थी, क्योंकि कल तक जिस टीम के साथ वो प्रैक्टिस कर रही थी, उस टीम के साथ साथ दूसरी टीम भी वहां पर मौजूद थी। ये देखकर पूर्वी कोच के पास आकर खड़ी हो गई। जब कोच ने पूर्वी को देखा तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, पूर्वी इनसे मिलो, यह है मेरी दूसरी टीम जो कल के होने वाली सेकंड मैच में खेलेगी। यानी कि कल जो पहली मैच होगी वह तुम्हारी टीम की और दूसरे शहर की टीम की होगी, फिर दूसरी मैच जो होगी वह मेरी दूसरी टीम की और दूसरे जगह दूसरी टीम की होगी। वैसे तो मैंने दूसरी टीम के लिए नए टीचर को हायर किया था, लेकिन कुछ वजह से वो टीचर अवेलेबल नहीं रह पाए, इसलिए अब मुझे ही इन सभी को प्रैक्टिस करवाना पड़ेगा। कोच की बात सुनकर पूर्वी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसे कोच की बात से कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसे हैरानी इस बात से हो रही थी, दूसरी टीम में एक लड़की को बहुत अच्छे से जानती थी, और वो लड़की कोई और नहीं बरखा थी। बरखा भी पूर्वी को देखकर मुस्कुरा रही थी। पूर्वी को देखने के बाद बरखा उसके पास आई, फिर उसको देखकर कहने लगी, क्या बात है पूर्वी, मुझे लगा नहीं था इतने सालों बाद तुम वापस से कबड्डी खेलने के लिए राजी हो जाओगी। वैसे तुम्हें वापस से देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बरखा के बात को सुनकर पहले तो पूर्वी घबराती है, लेकिन दूसरे ही पल उसे तन्मय का बताया हुआ बात याद आने लगा। दूसरों के सामने लड़ना सीखो, ये सोचकर वह शैतान भरी नजरों से बरखा को देखकर कहती है, वैसे सच कहूं तो मुझे भी तुम्हें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं, तुम बार बार हर मैच में मेरी नजरों के सामने आ ही जाती हो। पूर्वी के बदलते व्यवहार को देखकर और उसके बात करने के तरीकों को देखकर बरखा हैरान थी, क्योंकि पहले भी उसने कई बार पूर्वी को बहुत कुछ सुनाया था, लेकिन पूर्वी ने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया था। पर आज पूर्वी उसके बातों का सीधे तरीके से उल्टा जवाब दे रही थी। ये देखकर बरखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बरखा को गुस्से में देखकर पूर्वी मुस्कुरा कर कहती है, गुस्सा आ रहा है, ये गुस्सा ना बरकरार रखो, क्योंकि जब जब मैं तुम्हारे इस चेहरे को देखूंगी ना, तब तब मेरे अंदर जोश आएगा, फिर मैं बहुत अच्छा खेलूंगी। ये कहकर पूर्वी उसे एक नजर ऊपर से नीचे देखती है, फिर अपनी टीम प्रैक्टिस करने लगती है। पूर्वी को वहां से जाते हुए देखकर बरखा गुस्से में मुट्ठी बंद करके खुद से कहती है, मुझे लगा नहीं था शादी हो जाने के बाद इसके पड़ इतने उड़ेंगे।
काश मैं पृथ्वी का साथ देने के लिए जल्दी से उसकी शादी पूर्वी से करवा देती तो आज ये पूर्वी जिंदा नहीं रहती। पर कोई नहीं, इस लड़की को तो मैं मैच खेलने नहीं दूंगी। कल मैच में तुम आओगी जरूर, पर खेलने लायक नहीं रहोगी, देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। ये कहकर बरखा अपने जेब से एक किल निकाली जिसकी नोक बहुत ज्यादा नुकीली थी। अगर किसी को चुभ जाए तो बहुत ज्यादा गहरा चोट लगता है। बरखा यही सब सोच रही थी। तभी कोच उसके पास आकर कहते हैं, मिस बरखा, आप अपनी टीम के पास जाकर प्रैक्टिस जारी रखिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आज लास्ट प्रैक्टिस हो रही है आप सबकी, कल डायरेक्ट हम मैच पर मैदान में मिलेंगे। कोच के की बात सुनकर बरखा जल्दी से अपने हाथों में रखे किल को छुपाकर मुस्कुराकर अपने टीम के पास चली गई। बरखा जैसे ही अपनी टीम के पास आई, वो देखती है पूर्वी ठीक उसके बगल में खड़ी होकर अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही है। ये देखकर वो वापस से अपनी जेब से उस किल को निकालती है, फिर उससे बिना किसी को दिखाए जल्दी से पूर्वी के पास फेंक देती है। पूर्वी को और बाकी सबको इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। खास करके ये तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस कील में बरखा ने एक ऐसा जहर मिला दिया है जो अगर शरीर में पड़ जाए तो धीरे धीरे करके उस इंसान की शरीर में जितने भी एनर्जी होती है वह खत्म कर देती है। पूर्वी प्रैक्टिस करते करते एक नज़र बरखा को देखती है। पूर्वी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था बरखा ने क्या चाल चल रखा है। वही बरखा जब देखती है पूर्वी उसे देख रही है तो वह शैतानों की तरह मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर उसे अनदेखा करके अपना प्रैक्टिस पर ध्यान देती हैं। कोच सबको अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए देखकर एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया था। और वह देखकर बहुत खुश है कि उनके सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस को कर भी रहे हैं। पूर्वी के पैरों के नीचे बरखा का फेंका हुआ किल रखा हुआ था। वही जब पूर्वी प्रैक्टिस करते करते आगे की ओर जाने को हुई तभी अचानक से उसके पैर में वह किल चुभ गया। जैसे पूर्वी के पैरों में किल चुभा तभी अचानक से पूर्वी के मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। वह नीचे झुक कर देखती है। उसके पैरों से हल्का सा खून निकल रहा था। ये देखकर वह जल्दी से उस कील को अपने पैरों से निकालकर दूर फेंकती है। फिर अपने चोट को इग्नोर करके वापस से प्रैक्टिस जारी रखती है। वही बरखा ये देख शैतानी की तरह मुस्कुराती है। फिर अपना प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगी।